मैं डॉक्टर सुषमा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे तथा चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं, उद्देश्य का क्या अर्थ है, उद्देश्य का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है उद्देश्य की, उद्देश्यों के वर्गीकरण, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और आज वर्तमान भारत में देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। मनुष्य का जीवन व विकास सब वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण में वंशानुक्रम तो निश्चित होता है, पर वातावरण का निर्माण किया जाता है। बालक के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना ही शिक्षा है। परिवार, समुदाय, राज्य, धर्म, स्कूल, पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब वो तत्व हैं जो एक अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमारी माता के समान पालन पोषण करती है, एक पिता के समान उचित मार्गदर्शन करती है तथा पत्नी के समान सांसारिक चिंताओं से मुक्त करती है। शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य का महत्व व आवश्यकता। जब मानव को उसके उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान होता है तो वह पूरी एकाग्रता के साथ अपना कार्य पूर्ण करता है। उसके मन में आत्मबल व दृढ़ता और एकाग्रता जागृत होती है। बिना उद्देश्य के शिक्षा व्यर्थ है। उचित व निश्चित उद्देश्य हमें उचित शिक्षण पद्धतियों के चयन, साधनों के चयन, उचित पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रमुखतः 4 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है शिक्षा के उद्देश्यों को, जिसमें सबसे पहले है विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है सार्वभौमिक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। सबसे पहले जो है विशिष्ट उद्देश्य, ये उद्देश्य जो होते हैं वो लचीले होते हैं, अनुकूलन योग्य होते हैं तथा परिवर्तनशील होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक उद्देश्य। यह उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। संसार के सभी दार्शनिकों ने इन उद्देश्यों को स्वीकार किया है। व्यक्तित्व का संगठन, उचित शारीरिक व मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो शिक्षा को एक सार्वभौमिक रूप प्रदान करता है। इसके बाद में है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। संसार में जो भी अच्छाइयाँ आती हैं वह व्यक्तिगत पुरुषों और स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा ही आती है। अतः शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर है सामाजिक उद्देश्य। समाजवादियों के अनुसार समाज व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति समाज का ही एक प्राणी है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकता व आदर्शों के अनुरूप करना चाहिए। उपर्युक्त सभी देशों के मध्य संतुलन व समन्वय बनाए रखने से ही शिक्षा का सही उद्देश्य बन पाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के कौन कौन से आधार होते हैं। यहाँ शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के प्रमुख 2 आधार हैं। सबसे पहला जो है वो है आदर्शवादी आधार और दूसरा है यथार्थवादी आधार। आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक तत्व नाशवान हैं। इनके द्वारा मानवीय गुणों का विकास होता है जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। यह दर्शन प्रकृतिवाद, यथार्थवाद व प्रयोजनवाद के विपरीत है।
आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर आश्रित होता है। यह परिवर्तनशील मूल्य को मानता है। इससे मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति ही मानव शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा यथार्थवादी विचारक जो है वो मानते हैं। दूसरा है यथार्थवादी आधार। यथार्थवाद समाज को भौतिक तत्व मानता है, भौतिक स्थिति को ही आधार मानता है। शिक्षा के लचीले, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील विशिष्ट उद्देश्यों का ये निर्माण करते हैं, जिससे बालक समाज के यथार्थ को अपनाकर, उसे जानकर, व्यवहारिक जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझाकर सुखी, संपन्न और पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। उनका कथन है कि ज्ञान के लिए ज्ञान। इन विद्वानों में सुकरात हैं, प्लेटो, अरस्तु, ये बेकम आदि के नाम जो हैं वो प्रमुख हैं। एक इनका मानना है कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह बालकों को विभिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करे। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास का उद्देश्य भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बालक को जितना ज़्यादा ज्ञान दिया जाएगा, जितना ज़्यादा उसका विकास होगा, उसका धीरे धीरे मानसिक विकास भी होता जाता है। वो जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, जितना ज़्यादा सुनेगा, समझेगा, उसको अनुभव करेगा, उसके मन का विकास भी होता है। तो बालक के मन का विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद में है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव होता है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। महात्मा गांधी के अनुसार संस्कृति ही मानव जीवन की आधारशिला है तथा मुख्य वस्तु है। इसके बाद में है चरित्र का विकास। कुछ विद्वानों ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना होना चाहिए ऐसा माना है, क्योंकि उनका मानना है कि मानव की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, उनका कारण चरित्रहीनता होती है। इसीलिए शिक्षा ऐसी हो जो मानव के चरित्र को सुदृढ़ करे, मानव के चरित्र का विकास करे। फिर है जीवकोपार्जन का उद्देश्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, क्योंकि देखिए मानव की मूलभूत 3 आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों की ये तीनों जो आवश्यकताएं हैं, इनको मानव तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कुछ आय प्राप्त करे। यदि शिक्षा इनको देने में असफल है तो अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। मानव रोटी के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए यह आवश्यक है, राज्य का पहला कार्य होना चाहिए कि नागरिक को किसी लाभप्रद कार्य के लिए, समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करना। नेक्स्ट है व्यावसायिक उद्देश्य। मानव को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए, उसका इस प्रकार से उसको विकसित किया जाए जिससे कि वो किसी व्यवसाय को अपना सके, उसका व्यवसाय के प्रति उसकी रुचि जो है वो विकसित की जाए। और इससे क्या होता है, जब व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यवसाय के प्रति मानव का विकास होगा, उसकी रुचि उत्पन्न होगी किसी एक व्यवसाय के प्रति, उसके अंदर श्रम करने की आदत आएगी, वो मेहनत करना पसंद करेगा। इसके बाद में है सम विकास का उद्देश्य। सम विकास का उद्देश्य को हम कहते हैं संतुलन विकास, संतुलित विकास का उद्देश्य। संतुलित विकास का जो अर्थ है वो है मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक तथा कलात्मक शक्तियों का विकास करना। यानी ये जो है ये एक ऐसा आधार है जो कि पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। पूर्ण जीवन के विकास से अर्थ है कि शिक्षा के द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने में सफल हो सके। अन्य शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास किसी एक क्षेत्र में ना होकर उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का उद्देश्य।
कहा ही जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सभी देशों कालों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक विकास को प्रमुख स्थान दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर तथा बलवान हो। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। नेक्स्ट है अवकाश उपयोग का उद्देश्य। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीकी जो है वो विकसित होती जा रही है, एक व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी कार्यों को करने के बाद फुर्सत का समय बहुत अधिक मिलता है। आज इतनी अधिक मशीनें हो गई हैं जिससे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर लेते हैं। इस प्रकार हमें कार्य करने के लिए कार्य करने के पश्चात पर्याप्त अवकाश प्राप्त होता है। इस अवकाश के महत्व को हमको बच्चों को समझाना आवश्यक है कि अवकाश सदैव संपत्ति को सौंदर्य में परिवर्तित करने में लगा रहता है। यह सौंदर्य श्रेष्ठ कला, श्रेष्ठ चित्रकला, श्रेष्ठ साहित्य द्वारा व्यक्त होता है। अतएव जो खाली समय है, जो छुट्टी का समय है, वह न केवल आवश्यक है वरन लाभप्रद भी है। इसलिए उसका कैसे अधिक से अधिक उपयोग अच्छे से किया जा सके, यह उद्देश्य भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर है अनुकूलन का उद्देश्य। कुछ विद्वानों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों तथा वातावरण के अनुकूल कार्य करने योग्य बनाना है। इन समर्थकों में प्राणी शास्त्रियों का स्थान प्रमुख है। इन विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों या पर्यावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जो प्राणी इस संघर्ष में सफल होते हैं वे जीवित रह पाते हैं। अतएव शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वह बालक को इस प्रकार से प्रशिक्षण दे, इस प्रकार से उसको शिक्षा प्रदान करे कि जिससे उसे अपने वातावरण के अनुकूलन में कोई कठिनाई न हो। जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके अनुकूल बनाया जाना बालक के लिए आवश्यक है। फिर है नेक्स्ट आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। शिक्षा का ये उद्देश्य जो है इसमें बालक अपनी वास्तविकता से परिचित होता है कि उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ व क्षमता है तथा समाज में उसका क्या अस्तित्व है। यह सब भी शिक्षा के द्वारा बालक को समझाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी से बालक को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अनुभूति के साथ ही साथ आत्म अभिव्यक्ति का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उचित ज्ञान होना जिससे वह अपनी आंतरिक शक्तियों को बच्चा समझ सके और उसके प्रदर्शन करने में वो झिझके ना, सफलता प्राप्त करे। नेक्स्ट है अब वर्तमान भारत में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। यहाँ पे वर्तमान भारत कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारे देश की जो आवश्यकता है, जो परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के हमको नागरिक चाहिए, किस प्रकार के नेता हमको चाहिए, किस प्रकार के डॉक्टर हमको चाहिए। हमको एक देश को, अपने वर्तमान भारत को और अधिक विकसित करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार के नागरिक चाहिए, उसके अनुसार हमारे शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके आधार पे ही निर्धारित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार, कर्मठ नागरिक बनना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है, क्योंकि बालक को जनतंत्र में रहना है तो उसके कौन कौन से मूल्य हैं, कौन कौन से गुण हैं, ये सब सिखाना हमको शुरू से ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा। यह भी बहुत आवश्यक उद्देश्य है शिक्षा का। एकांत में रह के कोई भी बालक जो है वो सही तरीके से विकास नहीं कर सकता और उसकी स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए ये जरूरी होता है कि बालक की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक जो अनुभव के द्वारा सहयोग के महत्व को हमको सिखाना है कि एक बालक को एक सफल सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सामाजिक चेतना होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, देशभक्ति के गुण होना चाहिए।
ये सब सामाजिक गुण जब उसके अंदर होगा, तभी वह कुशल तरीके से अपना जीवन यापन समाज के अंदर रह के कर पाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास का जो अर्थ है वो है बालक का बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, भावात्मक हर प्रकार से विकास, यानी बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट, बालक का सर्वांगीण विकास। इस उद्देश्य के अनुसार बालक को क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उसके अंदर साहित्य, कला, संस्कृति, अनेक प्रकार की जो रुचियां हैं वो उनका निर्माण हो सके। इन विभिन्न रुचियों के विकास से उनके उसके अंदर आत्म अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संपत्ति की वृद्धि, अवकाश के समय का कैसे अच्छे से अच्छा वो उपयोग कर सकता है, ये सब योग्यता का उसके अंदर विकास जो है वो होता है। बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु उन्हें रचनात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है नेतृत्व के लिए शिक्षा। भारत को अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश को आदर्श नेतृत्व प्रदान कर सकें। अतः नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार ही बालक के अंदर अनुशासन, सहनशीलता, त्याग, सामाजिक भावनाएं, समझदारी, व्यवहारिक कुशलता, इस प्रकार के गुण जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत आवश्यक है। इस एकता के न होने से सभी नागरिक राष्ट्र के प्रगति में, राष्ट्र के हित में भाग नहीं ले पाएंगे। राष्ट्र हित की परवाह न करते हुए केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो नागरिक हैं वो व्यस्त हो जाएंगे। इससे राष्ट्र जो है वो कमज़ोर होगा। इसीलिए आवश्यक है कि हमको शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करें। फिर है जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा जो है वो परम आवश्यक है। जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जनतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को जान सके और उसको अपने अंदर विकसित करने के लिए तत्पर हो। नेक्स्ट है देश का आधुनिकीकरण करना। प्रगतिशील देशों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान में विकास होने के कारण दिन प्रतिदिन नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं। इन रिसर्च और के का ही परिणाम है कि जो भारतीय परंपरा है, मान्यता है, दृष्टिकोण है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तन के कारण एक नए समाज का जन्म हो रहा है। इस नए समाज को समझना बहुत आवश्यक है और इस नए समाज का निर्माण करना भी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को समझाया जाना चाहिए और ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है कि हम कैसे ज्ञान और विज्ञान और तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने देश को एक सही दिशा प्रदान करें, एक सही आधुनिकीकरण की दिशा में उसको आगे अग्रसर करें। नेक्स्ट है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही इनकी जो तमाम ज़रूरतें हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। समाज में रहने के लिए उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में उसको बहुत सारे लोगों के साथ रहना है, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें कि वो अपनी प्रगति के साथ साथ अपने समाज की प्रगति करे, अपने देश की प्रगति करे। और उसके लिए उसके अंदर बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। अनुशासन की भावना को विकसित करना जरूरी है, सहनशीलता की भावना को विकसित करना जरूरी है, अनुकूलन की भावना को विकसित करना ज़रूरी है। ये सारा चीज़ जो है वो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास से ही आएगा। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी भी बनाए, उसका नैतिक उत्थान भी करे और उसको आध्यात्म की ओर भी उसको विकसित करे और आध्यात्मिक विकास भी करे। उसके बाद में है उत्पादन में वृद्धि करना। वर्तमान जनतंत्रीय भारत का
प्रमुख उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में खाने की वस्तु हो, चाहे कपड़े हों, दवाइयाँ हों, कल पुर्जे कारखानों की मशीनें हों, यह आवश्यक वस्तुओं की कमी है। इन सब के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को उचित गति प्रदान करें और इस महान काम को पूरा करने के लिए हमें कृषि और तकनीकी शिक्षा पे अधिक से अधिक बल देना होगा। और हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इस पे बल देने के लिए इसको व्यावसायिक रूप प्रदान किया है और कहा है कि माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के अंदर व्यवसाय के प्रति रुचि जो है वो उत्पन्न करना चाहिए। आज हमने ये पूरे लेक्चर में शिक्षा के उद्देश्य के विषय में चर्चा किया और हम अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम शिक्षा को किस गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा को हम कौन सी दिशा देना चाहते हैं। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है बालक के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए। उस सशक्त माध्यम, उस सशक्त साधन का हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कैसे प्रयोग कर सकते हैं विकास में, यह शिक्षा का उद्देश्य ही निर्धारित करता है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षा का उद्देश्य सही तरीके से निर्धारित किया गया वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, तो शिक्षा जो है वो ज़रूर देश की प्रगति में एक सशक्त माध्यम जो है वह बनकर सामने आता है। धन्यवाद। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने ये कुछ किताबों का सहारा लिया है। इसमें ये रेफरेंस में मैंने इन बुक्स के नाम डाल दिए हैं।